हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टडी विद दीपशिखा और फ्लेम ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, 395 आर्टिकल का जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पिछले कक्षा में उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद विस्तार से पढ़े थे। आज की कक्षा में हम मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी अनुच्छेद विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की कक्षा की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल ही मरने वाले हो। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल ही मरने वाले हो। ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल ही मरने वाले हो। ऐसे सीखो जैसे कि कल तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये जो सुविचार है हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि हमें ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहिए, है ना। और ऐसे सीखना चाहिए जैसे हमेशा वो हमारे पास सुरक्षित हो जाए, संरक्षित हो जाए। तो चलते हैं आज की कक्षा की ओर। आज की कक्षा का जो विषय वस्तु है वो है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में बताता है मंत्रिपरिषद सलाह और सहायता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज एंड एड। ये हमें बताता है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी कि राष्ट्रपति के काम को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका कार्यों का संपादन कौन करता है? वो करता है प्रधानमंत्री। जो है ना। और जो है आप एकदम याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद में क्या है? सलाह और सहायता। राष्ट्रपति के कार्यों को संचालन करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जो उन्हें सलाह देती है, उन्हें सहायता करती है, और उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 75 ये कहता है मंत्री नियुक्ति संख्या पदावधि, मिनिस्टर अपॉइंटमेंट नंबर, टेनर एंड अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ध्यान रखिएगा, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कौन से संविधान संशोधन में लिखा गया है? 91वां संविधान संशोधन 2003 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ये लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की कुल संख्या होनी चाहिए वो 15% नहीं होनी चाहिए, है ना। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप उसमें थोड़ा सा विस्तृत जानेंगे, मैं बताते चलती हूँ। अनुच्छेद 75 का 2 जो बताता है वो हमें बताता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, है ना। मंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। उसके बाद कहता है कि अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद क्या होगी? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ऐसा कहता है अनुच्छेद 75 का 3। और कहता है 75 का 4, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी, है ना। अपने पोजीशन को हासिल करने से पहले क्या होगा? पद और गोपनीयता के साथ जो है शपथ लेना होगा मंत्रियों को। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। फिर अनुच्छेद 75 का 5 बोलता है मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदन सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, है ना। वो संसद का सदस्य हो, अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या हो सकता है? उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर उसको समय दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर तुम पद ग्रहण कर लो, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। कहता है कि आगे इसमें जो आपको जानना होगा, सभी मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी। आपको दिमाग में चल रहा होगा कि मंत्री बनने के बाद क्या होता है, तो निःशुल्क रहने की, है ना, खर्चे की जो भी चीज़ें हैं आपको सुविधाएं प्रदान की जाएगी। सभी लोकसभा
किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर सकता है तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, है ना। मंत्री अगर जो है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे मंत्री जो है कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। फिर इसमें कहता है कि प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता है ना। वह राष्ट्रपति को संसद सत्र आहुति करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद सत्र आहुति करने तथा सत्रावसान करने की क्या करता है? सलाह देता है। उसके साथ ही कह रहा है वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री किसी समय लोकसभा को विघटित करने की जो सिफारिश है राष्ट्रपति से कर सकता है। और जो है कुछ चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। आप ध्यान रखेंगे किन किन चीज़ों का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का होता है और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी है। ये अनुच्छेद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 78 में, लेकिन अभी हमारे सामने है अनुच्छेद 76, है ना। अभी तक हम लोग अनुच्छेद 75 के बारे में ये विस्तृत जान रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है, अंत में हम लोग देखें कि किनका किनका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का होता है और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। आप याद रखेंगे, मैं दोबारा जरूर पूछूंगी। अनुच्छेद 76 जो हमें बताता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। अनुच्छेद 76 हमें किसके बारे में बताता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप इसको जो है कह सकते हैं कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ही इज अ फर्स्ट लॉ ऑफिसर, है ना। ये भारत सरकार का कानूनी वकील भी होता है ना। इसके साथ ही कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल का जो पद है उसको कहाँ से लिया गया है? अटॉर्नी जनरल का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक व्यक्ति होगा तो उसे जो है अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। उसके अलावा कह रहा है अटॉर्नी जनरल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति उसे चाहेगा, जब चाहेगा तब उसको क्या कर सकता है? हटा सकता है। हाँ, कुछ बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि CAG और AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में क्या अंतर होता है? तो अंतर है बाबू लोग, CAG जो है आर्टिकल 148 में दिया गया है, जबकि AG जो है आर्टिकल 76 में दिया गया है। हम लोग जैसे जैसे ही आएगा हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप कुल मिला के देखेंगे कि जो है आर्टिकल 76 हमें क्या कहता है? ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भारत सरकार का कानूनी वकील होता है, ये ब्रिटेन से पद लिया गया है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट बनने की जज के लायक होगा कोई व्यक्ति तो उसे अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है और राष्ट्रपति उसे चाहेंगे तो जब भी उसको हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं आर्टिकल 77। भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति नाम से। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं उनका संचालन किस नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। करते हैं मंत्री परिषद, मंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन अंत में फाइनलाइज कहाँ होता है? राष्ट्रपति के पास जाकर होता है। उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्य अध्यक्ष, है ना। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं इसके बारे में हमें कौन बताता है? तो अनुच्छेद 78 बताता है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, है ना। 78 कहता है प्रधानमंत्री अपनी सभी कार्यों की सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री की पहला जो प्रायोरिटी है, जो उनका कर्तव्य है, वो क्या है
कि अपने कार्यों सभी कार्यों का सूचना कौन किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसके साथ ही कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद यानी कि इंटरचेंजिंग उनकी बातों को वहां जाकर रखता है कि मंत्रिपरिषद की ये बात है और राष्ट्रपति की बात को मंत्रियों के समक्ष रखता है। तो एक सबसे मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके सदस्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्यों एवं नियुक्ति के संबंधित परामर्श भी देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। इससे अब अधिकार है प्रधानमंत्री को। फिर कहता है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है ना। और अतः प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री की कोई कार्य नहीं रह जाएगा, है ना। एक बच्चे का सवाल था कि अगर प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगा तो क्या मंत्रिपरिषद काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु और त्याग पत्र के बाद मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है ना, और वहाँ शून्यता उत्पन्न हो जाती है। मेन मुखिया ही नहीं रहेगा तो कौन लीड करेगा? तो लगभग जो मंत्रिपरिषद की जो मेन लीडर होता है, बुनियादी होता है प्रधानमंत्री। अगर वो नहीं रहेगा तो वो अपने आप मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी। फिर कहता है एक और बात ध्यान रखिएगा, अब तक सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री रहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका कार्यकाल का मैं समय बताते चलती हूँ। 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन वो जो है कार्य किए थे। लेकिन अभी जो है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी तीसरी बार लोकसभा के चुनाव जो है जीत चुके हैं और 15 साल जो है अगर इनका ये साल कंप्लीट होता है तो ये हो जाएगा और वो अभी लंबे समय तक के प्रधानमंत्री बनने वाले रिकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे। फिर कहता है देश के प्रथम, आपको याद रखना चाहिए कि देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वो 2 अलग अलग समयों में प्रधानमंत्री बनी थी, है ना। और जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थी तो राज्यसभा की सदस्य भी थी। और एक बात याद रखेंगे कि चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। और विश्वास में, है ना, आप ध्यान रखेंगे, पूछता है आपसे एग्जाम में कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में कभी उपस्थिति ही नहीं दर्ज की? तो चौधरी चरण सिंह, है ना। कहता है विश्वासनाथ प्रताप सिंह एक थे, वो विश्वासनाथ मत प्राप्त किए, असफल हो गए, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। कौन थे? विश्वासनाथ। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त नहीं होने के पश्चात भी लोग प्रधानमंत्री बने? तो आप बताएंगे विश्वासनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद जो है आपसे कोई पूछेगा कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना। कितने दिन काम किए थे? मात्र 13 दिन। सबसे कम समय प्रधानमंत्री के पद पर शोभित होने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कितने दिन काम किए थे? मात्र 13 दिन। उसके बाद कह रहा है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल, अगर आपसे पूछेगा कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है तो जगजीवन राम का रहा है। वो कितने साल मंत्रिमंडल में रहे? लगभग 32 साल, है ना। उसके बाद जो है आप ध्यान रखेंगे और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे लंबी अवधि तक विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन रही हैं? राजकुमारी अमृता कौर रही हैं। ये जो है एक्स्ट्रा नॉलेज था, मैंने ज़रूरी समझा आपको बता दिया। आप जो है इसको याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो है मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री क्या कर्तव्य होते हैं? अपने प्रधानमंत्री जो है सभी कार्यों की सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, है ना। बीच में आपकी कक्षाएं बाधित हो गई थी कुछ काम की व्यस्तता की वजह से, पर हमारा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपकी क्लास डेली लूँ और अगर मैं नहीं क्लास लेती हूँ तो ज़रूर जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने नया क्लास लेकर आऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम लोग क्लास 9th और 10th की कंप्लीट जो है क्लासेस चैप्टर वाइज लाएंगे और आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि उसे पढ़ेंगे। उसके साथ ही आर्टिकल की सीरीज में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय संविधान, जय भारत।